एपिसोड 7 दुश्मन। अवनी बस एकांश के गले लगे हुए रो रही थी और एकांश उसे चुप करवाते हुए, चुप हो जाओ चांद, मैं जानता हूँ मेरी ऐसी बातों से तुम हट हुई हो, लेकिन मैं क्या करता, मुझे इन लोगों को अपने और तुम्हारे ऊपर शक नहीं करवाना था कि कल हम दोनों साथ में थे। अवनी रोते हुए, मुझे सच में आपकी बात का बहुत बुरा लगा और मेरे कोई आशिक नहीं है, समझे आप। एकांश अवनी की नाक को अपनी नाक से रब करते हुए कहता है, झूठ क्यों बोल रही हो। अवनी हैरान भरी नजरों से उसे एकांश को देखने लगती है और कहती है, मतलब आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है। डिस्क्लेमर, दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल RK पॉकेट FM पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद। एकांश, अपनी सांसों से ज्यादा तो अब मुझे तुम पर भरोसा है मेरी जान, और तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम्हारा कोई आशिक नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारा इकलौता आशिक। अवनी ये सुन के शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे की लेती है। एकांश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर ऊपर उठाते हुए लगता है, आई एम रियली सॉरी चांद, लेकिन मुझे रिया का इस घर में आना बंद करवाना था, इसीलिए वो सब किया। अवनी सिसकते हुए, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती ही, हाँ पहले मुझे समझ नहीं आया था आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हो, मगर जब अपने आई विंक करी तो समझ आया कि अपने मुझे नाटक करने के लिए बोला था। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया, अगर रिया को घर से बाहर करवाना था तो सिर्फ उसके सामने नाटक करते ना, मम्मी जी और निहाल के सामने करने की क्या जरूरत थी। एकांश, ये जरूरी था ताकि वो दोनों भी अब रिया को घर पर न बुला सके। फिर एकांश अपने मन में, जिनके लिए तुम फिक्र कर रही हो ना जान, वो तुम्हारी फिक्र के लायक नहीं है। जब तुम्हें इनको सच्चाई पता चलेगी तो तुम खुद इन्हें देखोगी कि कैसे ये लोग मुंह पर मीठा बनकर पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। एकांश अवनी से अलग होते हुए, देखो मैं तुम्हें मनाने के चक्कर में फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ और खाना तो मैंने खाया भी नहीं है, क्या तुम्हें अपने पति को भूखा रखकर अच्छा लगता है। अवनी, अरे हम तो खाने के बारे में भूल ही गए। एकांश, चांद तुम भूलती बहुत हो, कभी किसी दिन प्लीज मुझे मत भूल जाना। अवनी, कोई अपने प्यार को कभी भूलता है क्या। अवनी की ये बात सुन के एकांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। एकांश आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लेता है और अवनी से कहता है, अब मुझे फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाना होगा। अवनी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे क्लोजेट में आपके कपड़े पड़े हैं, आप वो पहन लीजिए। एकांश उसके थोड़ा करीब होते हुए, तुम्हारे क्लोजेट में मेरे कपड़े कैसे आए चांद, क्या तुम मेरी खुशबू को अपने पास रखना चाहती थी इसीलिए मेरे कपड़े अपने पास रख लिए। अवनी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिया के साथ जब शॉपिंग पर गई थी तो वहां से आपके लिए लेकर आई थी, लेकिन कभी आपको देने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आपको तो मेरा अपने पास आना भी अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मेरे खरीदे हुए कपड़े कैसे लेते। एकांश को ये बात सुन के अपने दिल में दर्द सा होता है। वो कहता है, ठीक है चांद, अब दे दो अपने खरीदे हुए कपड़े, अब पहन लूंगा मैं। अवनी अपने क्लोजेट से एकांश के लिए कपड़े निकाल कर उसे देते हुए कहती है, आप फ्रेश हो जाए तब तक मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। एकांश उसका हाथ पकड़कर, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं चांद, अपने लिए भी ले आओ, मुझे पता है तुमने भी खाना नहीं खाया है। अवनी, ठीक है। एकांश, और हाँ संभल कर जाना, अगर बीच में कहीं मॉम और निहाल मिल जाए तो मत बताना मेरे लिए खाना लेकर आ रही हो, ठीक है। अवनी, हाँ मैं समझ गई, अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाए। एकांश बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है और अवनी नीचे किचन में अपने और एकांश के लिए खाना ले लेने चली जाती है। अवनी, RK पॉकेट FM, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। जैसे ही खाना लेकर किचन से बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में निहाल मिल जाता है। अवनी, निहाल आपको कुछ चाहिए था क्या, आप इतनी रात को किचन में। निहाल उसे देखकर, नहीं भाभी मैं तो बस पानी लेने आया था, आप ये खाना किसके लिए लेकर जा रही है। अवनी, वो मैंने अभी खाना नहीं खाया है ना, इसीलिए अपने लिए लेकर जा रही हूँ। निहाल खाने को देखते हुए, पर ये तो शायद 2 लोगों का खाना है, क्या आप भाई के लिए भी खाना लेकर जा रही हो। अवनी, नहीं नहीं, वो ये सारा खाना मेरे लिए ही है, वो मैंने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था और अब भी मुझे बहुत भूख लगी है इसीलिए। निहाल को उसकी ये बात थोड़ी अजीब लगती है, मगर फिर वो अवनी को कहता है, ओके भाभी आप खा लो। अवनी गुड नाइट कहते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। निहाल उसे पीछे से देखता हुआ खुद से कहता है,
इसे भी जल्दी इस घर से निकलवाना पड़ेगा। बस एक बार ये अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को भाई के नाम कर दे, उसके बाद इसका भी खेल खत्म। इसकी वजह से आज रिया का इस घर में भी आना बंद हो गया की बात नहीं, जल्दी ही इसे भी रास्ते से हटा दूंगा और ये काम तो मैं अपने पूजनीय भाई से ही करवाऊंगा। कहते हुए वो भी पानी लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। इधर अवनी जैसे ही रूम में एंटर करती है तो उधर से एकांश फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है। अवनी खाना अंदर रखकर रूम के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। एकांश ये देखकर अवनी तो थोड़ा टीज करते हुए, चांद तुमने दरवाजे की कुंडी क्यों लगा दी, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, मुझे तो तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते, कहते हुए अपने सीने को अपने दोनों हाथों से छुपा लेता है। अवनी ये देखकर शॉक होकर कहती है, मेरा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं है, मैंने तो बस इसीलिए दरवाजा लॉक किया है ताकि कि रूम में ना आ जाए। एकांश, इतनी रात को कोई तुम्हारे रूम में नहीं आएगा, सब सो रहे होंगे। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए ये कपड़े एकदम परफेक्ट साइज के कैसे लिए, तुम्हें मेरा साइज कैसे पता लगा। अवनी उसकी ये बात सुन के अपनी आंखें बड़ी करती हुई एकांश को कहती है, हमें आपका साइज नहीं पता था, वो तो हमने ऐसे ही अंदाजा लगा कर के लिए थे। एकांश, तुम्हारा अंदाजा तो सीधा निशाने पे जाकर लगा है, देखो मुझे एकदम परफेक्ट आए हैं ये कपड़े, हो अच्छे भी है। एकांश ने इस वक्त एक यूज ब्लैक कलर का लोअर और एक वाइट कलर की वी नेक वाली टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसका थोड़ा सीना दिखाई दे रहा था। अवनी ये सुन के स्माइल करती है और एकांश को देखकर कहती है, अब आप खाना खा लीजिए। एकांश सोफे पर बैठकर अवनी को भी अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, चांद तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो ना। अवनी जो इस वक्त एकांश की गोद में बैठाने से शर्मा गई थी, उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा और एकांश को अपने हाथों से खिलाने लगी और एकांश भी अवनी हाथों से अवनी को खाना खिलाने लगा। खाना खाने के बाद एकांश, चलो अब मुझे डेजर्ट दो। अवनी ये सुन के एकांश के लिप पर एक लाइट किस कर लेती है। एकांश ये देखकर मन ही मन खुश होता है, लेकिन वो अवनी को परेशान करता हुआ, मैंने तो वो प्लेट में रखा हुआ डेजर्ट देने को कहा था, तुम्हें लगा मैं ये डेजर्ट मान रहा हूँ। अवनी ये सुन के बस अपनी गर्दन नीचे कर लेती है और जैसे ही एकांश को प्लेट में रखी हुई डेजर्ट देने को होती है। एकांश, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो यही वाली डेजर्ट चाहिए जो अभी तक तुमने मुझे दी है, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा चाहिए, थोड़ी सी में मेरा काम नहीं चलेगा। एकांश ये कहता हुआ अवनी को उठाकर बैग की ओर लेकर जाने लगता है। अवनी गिरने के डर से अपनी बाहों को एकांश के गर्दन पर लपेट लेती है। अवनी डरते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए और जाकर अपने रूम में सो जाए। एकांश उसकी ये बात सुनकर, चांद मैंने सुबह कहा था ना कि रात को हम तुम एक कमरे में बंद होकर गलत हरकत करेंगे, और रही बात सोने की तो अब मैं अपने चांद के पास ही सोऊंगा। अवनी ये सुन के शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लेती है, उसके गाल इस वक्त हल्के हल्के लाल हो चुके थे। एकांश अवनी को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है और अवनी की होठों पर टूट पड़ता है। इस वक्त अवनी और एकांश दोनों की ही दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अवनी भी धीरे धीरे एकांश की किस में साथ देने लगती है। एकांश ये देखकर और तेजी से अवनी को किस करने लगता है। तकरीबन 20 मिनट बाद एकांश अवनी को छोड़ता है, जिससे अवनी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, जिसकी वजह से अवनी का सीना एकांश के सीने से छूने लगता है, जिससे एकांश को अवनी बॉडी में गर्माहट महसूस होती है। एकांश छत से अवनी की गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगता है। अवनी जो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, ये महसूस करके उसकी धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह चलने लगी। वो मदहोशी भरी आवाज में बोली, एकांश मत कीजिए ना, कुछ कुछ हो रहा है। एकांश जो खुद मदहोश होकर अवनी को किस कर रहा था, वो उसके मुंह से अपना नाम सुनकर रुक जाता है और अवनी के चेहरे की तरफ देखने लगता है। एकांश अवनी से, चांद एक बार फिर से मेरा नाम लो ना। अवनी, एकांश जी प्लीज मत कीजिए, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। एकांश अवनी के मुंह से अपना नाम सुन के अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके उसके कान के पास जाकर कहता है, क्या अजीब लग रहा है चांद। अवनी, पता नहीं, बस पेट में मानो तितलियां से उड़ रही हैं। ये सुन के एकांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अवनी को देखकर कहता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ और तुम्हारे बहुत करीब हूँ। अवनी ये सुन के, तो क्या आपके पेट में भी तितलियां उड़ रही है, क्योंकि मैं भी तो एक बहुत करीब हूँ ना। एकांश को ये सुन के हंसी आ जाए है, वो कहता है, नहीं मेरे पेट में तितलियां तो नहीं उड़ रही, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने का मन हो रहा है। मन कर रहा है कि आज ही तुम्हें अपने अंदर समा लूं। लेकिन मैं चाहता हूँ वो यादें हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी यादें बने, और उसके लिए तो मुझे स्पेशल इंतजाम करना है। ये सुन के अवनी अपना सिर एकांश के सीने में छुपा लेती है और एकांश उसे अपनी बाहों में लेकर उसके सिर को सहलाने लगता है।
थोड़ी देर बाद एकांश को अपने सीने पर अवनी की गर्म सांसें महसूस होती है तो वो देखता है कि अवनी सो चुकी है तो वो आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लेता है और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से, कल तो मुझे अपने फ्रेंड को भी मनाना पड़ेगा, आखिर निहाल की वजह से मैंने उससे अपनी दोस्ती जो तोड़ दी थी और वो बेचारा तो आखिरी सांस तक मेरे लिए लड़ा था और मेरी वजह से उसकी जान भी चली गई। तभी एकांश के फ़ोन और नोटिफिकेशन आता है जिससे एकांश अपना फ़ोन चेक करता है तो मैसेज देखकर एकांश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वो खुद से कहता है, ओ तो अब कल मेरा दुश्मन भी आ रहा है, इंतजार रहेगा मुझे अपने इस दुश्मन का जो बहुत ही जल्द मेरा रिश्तेदार बनेगा, कहकर हंसने लगता है और फिर वो अवनी को गले लगाकर सो जाता है। इधर दिल्ली में एक आलीशान बंगले में एक 27 साल का लड़का अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहता है, खा खा कर सांड होते जा रहे हो तुम सब, एक काम दिया था तुम लोगों से वो भी नहीं हो पाया, पिछले 5 महीनों से तुम एक लड़की को ढूंढ नहीं पा रहे हो। एक बॉडीगार्ड, सर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम बस इतना पता चला है कि वो लड़की मुंबई में रहती है, बाकी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हॉस्पिटल के फॉर्म में भी उसने अपनी झूठी इन्फॉर्मेशन फिल की थी जिससे हम उसे अब तक ढूंढ नहीं पा रहे। वो लड़का, ठीक है तुम सब जाओ और अपने कुछ आदमियों को मुंबई भेजकर उसके बारे में पता लगवाने की कोशिश करो। उसके कहते ही सारे बॉडीगार्ड वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो लड़का अपने मोबाइल में एक फ़ोटो निकालते हुए उस फोटो को चूमकर खुद से कहता है, तो मेरी जान मुंबई में रहती है तो जान अब मैं तुम्हारे लिए कल मुंबई आ रहा हूँ, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ फिर कभी तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। और मुंबई तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी रहता है, काफ़ी वक्त हो गया है उससे मिले हुए। मुंबई जाकर तो एक तीर से 2 निशाने होंगे, पहला मेरी जान को ढूंढकर उसे अपना पास लाना और दूसरा अपने दुश्मन को हार का मजा भी चखा देंगे। कहते हुए अपने मोबाइल से अपने असिस्टेंट को कॉल करने लगता है। RK पॉकेट FM, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट जी सो रहा था, बिना नाम देखे नींद ने ही फोन उठाकर कहता है, अबे किसे मौत आ गई है इतनी रात को, एक तो दिन में वो मेरा दोस्त जो बदकिस्मती से मेरा बॉस बन गया है वो गधे की तरह सारे दिन काम करवाता रहता है और अब तुम रात को चैन से सोने भी नहीं देते, अब बोलो भी चुप क्यों हो। उधर वो लड़का, वही बोल रहा हूँ जो तुमसे गधे की तरह काम करवाता रहता है। दूसरी तरफ से वो लड़का ये आवाज़ सुन के हड़बड़ा जाता है और बेड पर बैठते हुए, बॉस अपने इतनी रात को कॉल क्यों किया, कुछ काम था। कॉल की दूसरी तरफ उसका बॉस, हाँ काम के लिए ही फ़ोन किया है विशाल, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो जिसका हाल चाल जानने के लिए मैं इतनी रात को कॉल करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कल हम मुंबई जा रहे हैं तो सुबह तक जेट रेडी हो जाना चाहिए। इधर विशाल, सर कल मुंबई कुछ काम था क्या? बॉस कितना कहा है उतना करो समझे, कहकर कॉल कट कर देता है। इधर विशाल फ़ोन को घूरते हुए, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने इसे अपना दोस्त बना लिया था। हर वक्त बस काम काम, ये भी नहीं कि मुझे वैकेशन पर ही भेज दे ताकि मैं अपने लिए एक क्यूट सी गर्लफ्रेंड बना लूँ, ना तो खुद बनाता है ना ही मुझे बनाने देता है, फिर ऊपर की ओर हाथ जोड़कर के भगवान इसकी ज़िंदगी में जल्दी से एक लड़की भेज दो या इसे उस लड़की से मिला दो जिसके पीछे ये पिछले 5 महीनों से पड़ा हुआ है, और वो ऐसी लड़की होनी चाहिए जो इसे इसकी नानी अम्मा याद दिला दे और इसे अपने सामने झुकाने पर मजबूर कर दे, फिर पता चलेगा इसे। हूँ चल विशाल बेटा लग जा जेट रेडी करवाने के काम पर। ये कहते हुए विशाल किसी को कॉल करके इंस्ट्रक्शन देने लगता है। और थोड़ी देर बाद सो जा। एपिसोड 8, न्यू एंट्री एज इन द सिटी। एकांश इस वक्त 30 फ्लोर पर अपने केबिन में बैठा हुआ था, उसके ठीक सामने एक शख्स खड़ा हुआ था जो तकरीबन उसी की उम्र का था। एकांश, क्या तुम यहाँ मुझे बस देखने के लिए आए हो? आई नो कि मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हूँ कि लड़कियों की नज़र मेरे चेहरे से हटती नहीं, मगर तुम थोड़ा अपने जेंडर पर भी ध्यान दो। ये सुन के सामने वाला लड़का, सॉरी सर बट मैं आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था कुछ बोलने के लिए। वो क्या है ना, जब मैं बिना ऑर्डर के बोलना शुरू करता था तो आप ही ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि जब तक मैं बोलने को न कहूँ तब तक अपना मुंह मत खोला करो। एकांश को ये सुन के थोड़ा बुरा लगता है, फिर वो कहता है, अब ये फॉर्मेलिटी छोड़ो और जैसे मुझसे पहले जैसा बिहेवियर करते थे वैसा करो, समझे अविनाश? जी हाँ, ये है अविनाश, एकांश का पर्सनल असिस्टेंट और इकलौता खास दोस्त जिसे एकांश ने पिछले जन्म में निहाल की वजह से अपनी दोस्ती तोड़ ली थी, क्योंकि निहाल ने अविनाश पर कंपनी के इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चुराकर राइवल्स को बेचने का इल्जाम लगाया था, जिससे एकांश ने अविनाश को बहुत सुनाया था, लेकिन उसने फिर भी कंपनी में एक मौका दिया, लेकिन उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं की। ये सुन के अविनाश थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, सॉरी सर बट मैं अब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना जान गया हूँ, और ये भी कि आप मेरे बॉस हैं और कुछ नहीं।
ये सुन के एकांश, साले चुप कर, तुझे इज्जत दे रहा हूँ तो चुपचाप रख लेना, लड़कियों की तरह इतने भाव क्यों खा रहा है। अगर तूने पहले जैसा बिहेवियर नहीं किया ना तो मैं आंटी अंकल को तेरे आज तक सभी लव स्टोरीज और ब्रेकअप के बारे में बता दूंगा, फिर हो जाना घर से बेदखल। अविनाश, ये सुन के, साले तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसमें मेरी क्या गलती है। मुझे कोई अच्छी लड़की मिलती ही नहीं है जो मुझे लगे कि जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी, इसीलिए मैं उनसे ब्रेकअप करता हूँ। अविनाश एक मस्त मौला लड़का है, उसे लड़कियों के साथ मेकआउट करना अच्छा लगता था, लेकिन वो उन्हीं लड़कियों के साथ मेकआउट करता है जो उसे सामने से अप्रोच करती है। उसके बिस्तर पर अटक बहुत लड़कियां आए, लेकिन उनमें से कभी उसके दिल तक नहीं पहुंच पाए। अविनाश उन लड़कियों को बस 4-5 दिन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाता था ताकि वो उन्हें पहचान सके, लेकिन कमबख्त अब तक एक भी लड़की उसके दिल को ना जीत सकी। अविनाश आगे बोलता है, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि अब हमारा रिश्ता बस एक एम्प्लॉय और बॉस का रहेगा, इसके अलावा हमारी दोस्ती टूट चुकी है और तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा अपने उस भाई पर भरोसा है ना, तो फिर आज ये बदलाव कैसे। एकांश, हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने उस दिन तुम पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन यार अब मुझे सब पता चल चुका है कि निहाल को सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से मतलब है, इसके अलावा किसी और चीज़ से नहीं। और मुझे ये भी पता चल चुका है कि रिया और निहाल मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं, इसलिए मैं तुझे सॉरी मानता हूँ यार कि मैंने उस दिन तुम पर भरोसा नहीं किया। अविनाश, अच्छा हुआ तुम्हें सब पता चल गया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि रिया जितनी भोली बनने का नाटक करती है ना उतनी भोली है नहीं। मैंने और अवनी ने खुद उसे क्लब में डांस करते हुए देखा था। उस दिन अविनाश भी जया और अवनी के साथ बर्थडे पार्टी पर गया हुआ था। एकांश, तुम अवनी के साथ वहां क्या करने गए थे। अविनाश, ज्यादा बन मत, तुझे भी पता है कि अवनी और जया को मैं अपनी बहन मानता हूँ। उस रात उन दोनों को अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था तो उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था। जया ने तो तुम्हें भी कॉल किया था, पर तुम तो अपनी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड रिया के साथ थे उस दिन। एकांश को ये सुन के याद आता है कि उस रात वो और रिया मूवी साथ में देखने गए थे और रिया ने उसका फ़ोन लेकर उसे स्विच ऑफ कर दिया था। एकांश, हाँ ठीक है, मुझे बहुत सारी गलतियाँ हो गई, अब मुझे माफ़ भी कर दे यार। अविनाश, ठीक है किया माफ, लेकिन एक शर्त पर, तू अब मेरी बहन अवनी का दिल नहीं दुखाएगा। RK पॉकेट FM, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। एकांश, हाँ अब तो मैं क्या, अगर कोई और भी उसका दिल दुखा नहीं पाएगा, अब मैं अपनी बीवी को उसके हिस्से का सारा प्यार दूंगा। अविनाश, तो अब क्या सोचा है निहाल और रिया के बारे में। एकांश, सोचना क्या है, रिया का तो आज से ही घर पर आना बंद करवा दिया है। कहते हुए अविनाश को कल रात की सारी बातें बता देता है और फिर कहता है, अब बस निहाल को ऑफिस बुलाओ और एक आम एम्प्लॉय की तरह ही उसे ट्रीट करो। वैसे भी वो सारा दिन तो बाहर ही रहता है, जब उसे कोई चालबाजी करनी होती है वो तभी ऑफिस में आता है। अविनाश, जो हुक्म मेरे आका, कहकर हंसने लगता है और फिर कहता है, मैं तुम्हें ये बताना आया था कि आज हमारी तुम्हारे राइवल्स के साथ एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है। वो आज सुबह ही दिल्ली से आ चुका है और आते ही सबसे पहले उसने हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट को छीनने के लिए हमारे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग रखी है, जिसमें हमें भी बुलाया है। एकांश एक डेविल स्माइल के साथ, चलो फिर चलते हैं, आखिर इतने टाइम बाद जी उसे मुलाकात होगी, वरना तो वो अपने दर्शन देता ही कहाँ है। अविनाश, उसकी ये बात सुन के, क्या चल रहा है अब कि तुम्हारे दिमाग में। अविनाश एकांश को निकनेम से बुलाता है। एकांश, कुछ ज़्यादा नहीं, बस इस बार हम उससे कोई दुश्मनी नहीं निभाएंगे, अगर उसे हमारा प्रोजेक्ट चाहिए तो हम उसे दे देंगे। अविनाश, और इस क्यों। एकांश, अब अपने जीजा को ये साला एक प्रोजेक्ट गिफ्ट में तो दे ही सकता है। अविनाश, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। एकांश अविनाश को कुछ बताता है, जिसे सुन के अविनाश, ओ तो ये बात है, फिर तो ये प्रोजेक्ट उसे देना बनता है। एकांश, हाँ अब तुम भी जाकर काम करो, बड़ा फ्री टाइम है तुम्हारे पास आजकल। अविनाश, मुझे तेरे जैसे खड़ूस के पास बैठने का शौक भी नहीं, वो तो तूने ही अपने पास बिठाकर रखा मुझे, और तुमसे तो ज़्यादा ही काम है मेरे पास। अभी मैं निहाल को कॉल करके ऑफिस बुलाता हूँ, उसके बाद मीटिंग के लिए चलेंगे। एकांश बस हाँ में गर्दन हिला देता है। अविनाश बाहर की ओर चला जाता है और निहाल को फ़ोन करने लग जाता है। निहाल को इस वक्त रिया के साथ कुछ प्लानिंग कर रहा था। जैसे ही वो अविनाश की कॉल देखता है तो उसे पिक करके बहुत ही रुडली आवाज में कहता है, कहो क्या कहना है, और आज तुमने मुझे क्यों कॉल किया। अविनाश, मुझे आपको कॉल करने का कोई शौक नहीं है मिस्टर निहाल, वो क्या है ना, मुझे बॉस ने ऑर्डर दिया है कि आपको कॉल करके ये कहूँ कि कभी आप ऑफिस भी आ जाए करे, अपने ये ऑफिस बस घूमने के लिए तो ज्वाइन नहीं किया है। निहाल, बकवास बंद करो अपनी, वो मेरे भाई का ऑफिस है, मैं जब चाहे आऊँगा और जब चाहे नहीं। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, और अगर भाई को मुझे ऑफिस बुलाना ही होता तो वो खुद कॉल करते, ना कि तुम जैसे एक नौकर को कॉल के लिए बोलते। अविनाश, अफसोस मिस्टर निहाल, आपके भाई ने इसी नौकर को आपको कॉल करने के लिए बोला है और कहा है अगर आप दिए हुए टाइम से पहले नहीं आए तो आपको अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ सकता है।
निहाल हैरान होकर, व्हाट भाई, ऐसा कभी नहीं बोल सकते। अविनाश, अब वो तो आप यहाँ आकर अपने भाई से ही पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं, और कहकर फोन कट कर देता है। उधर निहाल अपने फोन को देख रहा था, तभी रिया कहती है, क्या हुआ बेबी, इतने हैरान क्यों हो, किसका कॉल था? निहाल रिया की सब कुछ बता देता है और फिर रिया, समझ नहीं आता इस एकांश को हुआ क्या है, पहले इसने मेरा घर में आना बंद करवा दिया और अब तुमसे तुम्हारी पोस्ट को छीनने की धमकी देना। निहाल, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? पहले तो मैं अगर महीने भर लिए ऑफिस भी नहीं जाऊं था तो वो मुझे कुछ नहीं कहते थे, मगर अब मुझे धमकी देकर ऑफिस बुला रहे हैं। रिया, निहाल बेबी, इसका जल्दी से बंदोबस्त करना होगा, मैं अब अपनी और तुम्हारी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। निहाल, टेंशन मत को रिया डार्लिंग, बहुत जल्द हम अपने प्लान को अंजाम देंगे, फिलहाल मैं ऑफिस जाता हूँ और अपना ध्यान रखना। रिया, और बेबी तुम भी अपना ध्यान रखना और उस अविनाश और एकांश की नज़रों के बच कर रहना। निहाल हम कहकर वहां से ऑफिस की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब निहाल ऑफिस पहुंचता है तो वो डायरेक्ट ही एकांश के कैबिन में एंटर कर जाता है। एकांश जो अपना सिर नीचे करके फाइल को रीड कर रहा था, वो केबिन के दूर के खुलने से अपना सिर उठाकर निहाल की तरफ देखता है तो थोड़ा गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि किसी के कैबिन में आने से पहले दूर को नॉक किया जाता है? निहाल ये सुन के शौक हो जाता है और फिर जल्दी से मासूम सा बनकर, पर भाई मैं तो हमेशा से ही आपके केबिन में बिना नॉक किए आता हूँ, फिर आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? एकांश ये सुनकर थोड़ा नॉर्मल होकर, माना कि तुम पहले मेरे केबिन में बिना नॉक किए आते थे लेकिन अब तुम नॉक करके आया करो, क्या पता किसी दिन मेरे कैबिन में मेरे क्लाइंट्स बैठे हो और तुम ऐसे ही चले आओ तो मेरे क्लाइंट मेरे बारे में क्या सोचेंगे? निहाल, ठीक है भाई, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, वैसे अपने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया है, आपको पता है ना मुझसे ऑफिस का काम नहीं किया जाता। एकांश, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे डिपार्टमेंट में से किसी ने पूरे 10 करोड़ का घोटाला किया है और तुम तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर हो ना, तो तुम्हारे होते हुए ये केस हो गया, अगर तुम अपने काम पर ध्यान देते तो आज मुझे इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। निहाल ये सुन के घबरा जाता है क्योंकि ये घोटाले उसी ने किए थे, पर उसे नहीं पता था कि एकांश इस बार उसके डिपार्टमेंट की फाइल्स को चेक करने वाला है, वरना तो वो निहाल को ही एक दिन बुलाकर उसके डिपार्टमेंट की फाइल्स चेक करवाता था। निहाल अपना थक गटकते हुए, भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं पता करवाता हूँ ये सब किसने किया है, कौन है वो धोखेबाज जो हमारा ही नमक खाकर हमें ही धोखा दे रहा है। एकांश उसकी बात सुन के, हाँ तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, जल्दी पता करो और उसे मेरे सामने लेकर खड़ा करो, मैं उसे अपने हाथों से मरूंगा और फिर अपने मन में कहूँ सबसे बड़े नमकहराम तो तुम हो। निहाल, मानना पड़ेगा तुम्हारी एक्टिंग को, तो अब क्या नहीं खुद को बचाने के लिए किसका फायदा उठाओगे? निहाल ये सुन के बस हाँ कहकर बाहर चला जाता है। निहाल बाहर जाते ही खुद से, आखिर हो क्या रहा है, इन्हें उस घोटाले के बारे में कैसे पता चला? अब इससे पहले इन्हें मेरे बारे में पता चले मुझे जल्द से जल्द किसी और को पकड़कर इसके सामने के जाना होगा ताकि मुझ पर इनका शक न जा सके। थोड़ी देर बाद ही अविनाश एकांश के कैबिन में आता है और फिर वो दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। पैराडाइज होटल काल्पनिक नाम के सामने 4 से 5 गाड़ियां रुकती है, बीच वाली में से एकांश और अविनाश निकलते हुए होटल के अंदर की ओर जाने लगते हैं और बाकी गाड़ियों में से एकांश के बॉडीगार्ड्स निकलकर उसे फॉलो करने लगते हैं। एकांश और अविनाश जैसे ही होटल रूम के अंदर गए, वहां पर एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। एकांश ने एक नज़र घुमाकर देखी तो वहां पर ऑलरेडी 4 शख्स बैठे हुए थे। एकांश भी वहां रखी चेयर पर बैठ जाता है और उसके बगल में अविनाश भी बैठ जाता है। तभी उनमें से एक शख्स, तो कैसे है आप सिंघानिया साहब, काफी वक्त हो गया है मुलाकात नहीं हुई, कहीं आप भूल तो नहीं गए अपने इस शुभचिंतक को? एकांश, नहीं मिस्टर मल्होत्रा, एकांश सिंघानिया अपने शुभचिंतकों को हमेशा याद रखता है और आप तो बहुत खास है मेरे लिए। वो शख्स कहता है, जीवन मल्होत्रा की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि हर कोई उसे एक बार मिले तो सामने वाले को वो मुलाकात याद ही रहती है। ये है जीवन मल्होत्रा, उम्र 27, एशिया के टॉप 5 बसंसमैन में से एक, नीली आंखें, पतली नाक और पतले होठ, चौड़ा सीना, पर्सनैलिटी बिल्कुल हीरो के जैसी, लेकिन इनका गुस्सा एकदम ज्वालामुखी की तरह, अगर इन्हें एक बार गुस्सा आ जाए तो इन्हें शांत करना बहुत मुश्किल है और ये इस कहानी के सेकंड मेल लीड है। आरके पॉकेट एफएम, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। तभी मिस्टर राजीव सक्सेना कहते हैं, मिस्टर एकांश सॉरी टू से बट हम अब ये प्रोजेक्ट मल्होत्रा कंपनी को हैंडओवर करना चाहते हैं, हमने इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है ताकि हम आराम से इस टॉपिक पर बात कर सकें। एकांश को अच्छे से पता था कि जीवन ने सक्सेना से कम बजट पर प्रोजेक्ट करने की मांग की है, जिसकी वजह से सक्सेना उसे प्रोजेक्ट छीन रहा है।
जीवन मिस्टर एकांश, आई थिंक आपकी कंपनी के एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मिस्टर सक्सेना ये प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं इससे। एकांश एक स्माइल के साथ, अब अगर आप कह रहे हैं मेरे एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कहते होंगे, वैसे मुझे इस प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिस्टर सक्सेना की तरह देखते हुए, मिस्टर सक्सेना आप अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट जिसे चाहे दे सकते हैं, आफ्टर ऑल आपकी कंपनी है, आपको हमसे बेहतर पता होगा जिसमें आपका फायदा है और किसमें नुकसान। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन के तो मिस्टर राजीव और जीवन दोनों चौंक जाते हैं, जीवन खुद से। वैसे तो अगर कभी इससे पहले मैंने इसका प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश की है तो ये अपनी पूरी पावर लगाकर उस प्रोजेक्ट को वापस ले लेता था, लेकिन आज इतनी शांति से कैसे। ये सुन के तो मिस्टर राजीव भी चौंक गए थे, लेकिन वो जल्दी ही डील साइन करके एकांश और जीवन को थैंक्स बोलकर अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर की ओर चले गए। एकांश, क्या हुआ मिस्टर मल्होत्रा, आप कहाँ खो गए? मुझे सच में इन सब से कोई दिक्कत नहीं है। जीवन, लगता है तुम वो करना भूल गए हो, तभी तो अपना ये प्रोजेक्ट ऐसे ही मुझे दे दिया। एकांश एक तिरछी स्माइल के साथ, प्रोजेक्ट क्या? मुझे लगता है अभी तो तुम मुझसे मेरा और कुछ भी लेने वाले हो, लेकिन वो शायद मैं तुम्हें इतनी आसानी से न दूं। हाँ, अगर तुम उसे पाने की कोशिश करोगे तो जरूर सोचो। अब बाय बाय, टेक केयर, अब तो हमारी मुलाकात होती रहेगी, कहते हुए अविनाश के साथ बाहर चला जाता है। और रूम में विशाल जीवन से, ये किस चीज की बात करके गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और इस बार इसने बिना किसी लड़ाई झगड़े के प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को हैंडओवर कैसे कर दिया। जीवन, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ, मुझे ये कुछ बदला बदला सा लग रहा है। फिर एक लंबी सांस लेते हुए, खैर तुम वो सब छोड़ो और जिसे ढूंढने के लिए मैंने कहा था उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी से कलेक्ट करो और मुझे उसका एड्रेस कल तक मिल जाना चाहिए। एपिसोड 9, क्लब। थोड़ी देर बाद जीवन और विशाल एक क्लब में चले जाते हैं और वहां पर बार काउंटर पर बैठ जाते हैं। इसी क्लब में जिया और अवनी भी अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। अवनी जिया से, जिया अब चल यहाँ से, अगर एकांश जी को पता चल गया ना कि हम यहाँ हैं तो बहुत डांट पड़ेगी। जिया डांस करते हुए, ची मेरी जान भाई कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें समझा लूंगी, तू टेंशन न ले, डांस कर। अवनी बस न में अपना सिर हिला देती है और फिर साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। अवनी वहां खड़ी ही थी कि कोई उसे टक्कर मरता है तो वो जीवन से टकरा जाती है, जीवन उसे जल्दी से पकड़ लेता है। विशाल ये देखकर, अब ये लड़की भी दूसरों की तरह कहेगी सॉरी सर, मैं गलती से आपके ऊपर गिर गई। जीवन थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं थी जो लड़कों को सेड्यूस करती थी, लेकिन अवनी के मुंह से आगे के शब्द सुन के उसे कुछ अपनापन सा महसूस हुआ। इससे पहले जीवन कुछ बोलता अवनी बोली, सॉरी भैया, वो किसी ने हमें गलती से टक्कर मार दी इसलिए हम गिर गए। तभी वो लड़का जिसने टक्कर मारी थी, अरे मैडम मैंने तो जानबूझकर टक्कर मारी है, तुम कहो तो एक बार और मारो, क्या दिखने में तो मस्त दिखती है, तो क्या कहना है, चलती है क्या मेरे साथ, एक रात में माला माल कर दूंगा तुझे। अवनी उससे थोड़ा डरते हुए बोलती है, देखिए हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हैं। वो लड़का, और समझना किसे है, मुझे तो चखना है तुम्हें। इससे पहले वो अवनी का हाथ पकड़ता, उससे पहले ही किसी ने उसके बालों को पकड़कर पीछे की ओर कर दिया, जिससे वो लड़का नीचे जा गिरा। अबे ओ जिंगूर, शक्ल देखी है तूने अपनी? पहले अपनी शक्ल देख, जाकर आईने में समझा, फिर जाकर मेरी फ्रेंड के सामने आना। ये किसी और ने नहीं, जिया ने किया था। जिया अवनी के लिए तो किसी से भी लड़ने को तैयार रहती थी, सिवाय अपने भाई से, क्योंकि उसके सामने तो कभी किया की जुबान नहीं चलती थी। जीवन बस एकटक जिया को देख रहा था। इस वक्त जिया ने ब्लैक पेंट और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। जीवन एक तिरछी स्माइल के साथ, आखिर मिल ही गई तुम मुझे बेबी डॉल। अवनी, जिया छोड़ उसे, चलते हैं यहाँ से। जिया अवनी से, नहीं मेरी जान, इन जैसे को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है, ये लड़कियों को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझते हैं। जिया अवनी से बात ही कर रही थी कि वही वो लड़का अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता और खड़ा होकर अपने साइड से एक बियर की बोतल उठाकर जिया की तरफ फेंक देता है। जिया बस एकटक खड़ी हुई देख रही थी, तभी जीवन आगे बढ़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और वो बोतल अवनी को लगने लगती है। इससे पहले वो बोतल अवनी को लगती, एक शख्स उसके सामने अपनी पीठ खड़ी करके खड़ा हो जाता है, जिससे वो बोतल इस शख्स की पीठ पर लग जाती है। अवनी, जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो बोतल की आवाज सुन के धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने एकांश खड़ा हुआ था। RK पॉकेट FM, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। ये देखकर अवनी, एकांश आप ठीक तो है ना? आपको वो कांच की बोतल लग गई है, आप अभी हॉस्पिटल चलिए। एकांश अवनी को इस तरह से पैनिक होते देख जल्दी से उसे गले लगा लेता है और कहता है, चांद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना?
अबे ओ मजनू, छोड़ उसे, जा, रात वो मुझे चाहे, तू चाहे तो उसे कल लेकर चले जाना। ये उसी लड़के ने कहा था जिससे अवनी की टक्कर हुई थी। ये सुन के तो एकांश का खून खोल उठता है और जिया जो कि जीवन की बाहों में थी वो झट से उसे अलग होकर एकांश की ओर आकर कहती है, भाई ये लड़का अवनी को छेड़ रहा था, कामिना कहीं का, आप इसकी चटनी बना दो पूरी। जीवन जिया के मुंह से एकांश के लिए भाई सुन के हैरान हो जाता है। फिर वो थोड़ी देर पहले एकांश की बात को याद करता है जो एकांश ने कही थी कि अभी तो तुम मुझसे मेरा कुछ कीमती भी लेने वाले हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। जीवन ये बात याद करके समझ जाता है कि एकांश को पहले से ही पता था कि वो जिया की ढूंढ रहा है। तभी एकांश जिया के बात सुन के उस लड़के की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर वो लड़का भी अपने और दोस्तों को बुला लेता है। इस वक्त एकांश सिर्फ अकेला आया था। उसने अविनाश को घर भेज दिया था और अपने बॉडीगार्ड्स भी वो साथ में लेकर नहीं आया था। जब उसे पता चल कि अवनी क्लब में है तो वो अपनी कार लेकर सीधा यही आ गया था। इस वक्त एकांश के सामने 7-8 लोग खड़े थे एकांश को मरने के लिए। जैसे ही एक लड़का आगे आया एकांश ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे वो लड़का दर्द से कहराने लगा और बाकी के लड़के उसे देखकर डरने लगे। एकांश एक एक करके सभी को मार रहा था। तभी एक लड़का पीछे से एकांश से सर पर बॉटल से वार करने लगता है। ये देखकर जिया और अवनी एक साथ चीखते हैं, भाई एकांश। लेकिन इससे पहले वो बॉटल एकांश को लगती जीवन ने उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। इस वक्त जीवन और एकांश एक साथ लड़ रहे थे। विशाल, जिया और अवनी तीनों ही खड़े हुए ये नज़ारा देख रहे थे। तभी एकांश उस शख्स को पकड़ते हुए जिसने अवनी के बारे में गलत बोला था वो उससे धीरे से कहता है, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे। तूने मेरे चांद को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, तेरा तो वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहते हुए एकांश अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है जो अब तक उस क्लब में आ गए थे। बॉडीगार्ड इशारा पाते ही उस लड़के को घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाते हैं। एकांश एक नज़र जीवन को देखकर, थैंक यू फॉर योर हेल्प। जीवन, इट्स ओके, अपनी बहन के लिए तो कुछ भी। एकांश जीवन को टीज करते हुए एक डेविल स्माइल के साथ, तो तुम मेरी बहन को अपनी बहन समझते हो क्या? जीवन ये सुन के चीर जाता है और वो थोड़ा गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारी बहन की नहीं तुम्हारे चांद की बात कर रहा हूँ। एकांश उसके मुंह से चांद सुन के कहता है, उसे चांद कहने का हक सिर्फ मेरा है, समझे, तुम्हारा नहीं। जीवन एक तिरछी स्माइल के साथ, उसने अभी मुझे अपना भाई कहा है तो आज से मैं उसका भाई हूँ और मैं जो चाहे उसे बुला सकता हूँ। एकांश इससे पहले कुछ कहता जीवन अवनी के पास जाकर, बेटू तुम ठीक हो ना, कहीं लगी तो नहीं? अवनी ये सुन के थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर जीवन से कहती है, मैं ठीक हूँ भैया। जीवन ये सुन के उसके सिर पर हाथ फेर देता है जिससे एकांश पूरा चीर सा जाता है। फिर वो अवनी और जिया को देखते हुए, पार्किंग एरिया में आओ तुम दोनों, कहते हुए बाहर चला जाता है। जिया एक नज़र जीवन और विशाल को देखकर अवनी का हाथ पकड़कर एकांश के पीछे पीछे चली जाती है। जीवन भी उन दोनों के पीछे चलने लगता है। तभी विशाल खुद से, मतलब अब एकांश जीवन का साला बनेगा? ओ तेरी के, जिया एकांश की बहन है। जीवन तो एकांश की बहन को ही पिछले 5 महीनों से ढूंढ रहा था, अब जब इसे मिली है तो ये इसके दुश्मन की बहन निकली। चल विशाल, चल के देख कहीं ये दोनों उनके सामने ही लड़ ना पड़े। कहते हुए विशाल भी बाहर की ओर आ जाता है। वहीं पार्किंग एरिया बिल्कुल खाली हो चुका था, वहां पर बस अवनी और जिया अपना सिर झुकाए खड़े थे। एकांश, तुम दोनों यहाँ पर आने वाले हो, बताया क्यों नहीं मुझे? अवनी खुद में बड़बड़ाती है, जैसे बताते तो हमें खुद यहाँ पर लेकर चले आते। जिया से सुन लेती है और दबे मुंह हंसने लगती है। एकांश फिर से, क्या तुम दोनों को जरूरी नहीं लगा कि एक बार भी मुझे बता दो? मुझ ना सही, एटलीस्ट अविनाश को तो बता ही सकते थे ना। अवनी जिया से धीरे से कहती है, अब बोलना, चुप क्यों खड़ी हुई है? अंदर तो बड़ा कह रही थी मैं भाई को संभाल लूंगी, अब यहाँ तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही है। जिया, ज्यादा मत बोल यार, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया अंदर, और तू कब से मेरी बातों की सीरियस लेने लग गई? हाँ। अवनी ये सुन के अपनी बड़ी आंखों से कभी एकांश को देखती है तो कभी किया को, और वो अपनी आंखों को बार बार झपका रही थी जिससे वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। एकांश का ये देखकर तो खुद से कंट्रोल छूटने लगा, बट फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए, बताओ मुझे चांद, तुम और जिया यहाँ पर क्या कर रही थी? अवनी अभी भी घबरा रही थी कि कहीं एकांश और गुस्सा ना हो जाए। तभी जिया उसके पास आकर धीरे से कहती है, अवनी की बच्ची, भाई पर अपने प्यार का थोड़ा जादू चला जिससे हम उनकी डांट से बच सके। अवनी ये सुनकर एकांश की तरफ देखकर बहुत प्यार से, हबी वो क्या है ना, आजकल आप मुझसे बहुत प्यार से बात कराने हैं, नहीं मुझे ज़्यादा डांटते हैं और नहीं बेवजह पनिश करते हैं, इसलिए मैं और जिया बस इसी खुशी में क्लब आए थे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम अगली बार से यहाँ पर नहीं आएंगे। कहते हुए अवनी की आंखें नम गई।
एकांश का सारा गुस्सा तो अवनी के मुंह से हबी सुन के ही खत्म हो गया। फिर वो उसकी नम आंखें देखते हैं उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है और तुम दोनों यहाँ आ भी सकती हो, बस अगली बार आने से पहले मुझे बता देना ताकि मैं तुम दोनों की साफ्टे कर सकूं। ओके। अवनी और जिया ये सुन के खुश हो जाती है। तभी जीवन जो दूर से खड़ा ये सब देख रहा था वो एकांश के पास आया और उसने उससे कहा, मिस्टर एकांश आपने बताया नहीं कि आपने शादी करी। इससे पहले एकांश कुछ बोलता जिया बोली, क्यों आपको बर्तन मांजने आना था क्या मिस्टर, जो आपको बताते। ये सुनकर तो पीछे खड़े विशाल की हंसी आ जाती है और वो हंसने लग जाता है। जीवन जो जिया की ये बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है, वो अपनी डेविल नजरों से विशाल को देखने लगता है जिससे विशाल तुरंत हंसना बंद कर देता है। जीवन जिया से, क्या तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ या मिस्टर एकांश ने कभी तुम्हें बारे में बताया नहीं? जिया, क्या आप कहीं के राजा महाराजा है क्या जो भाई को आपको मुझसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था? जीवन ये सुन के अपने मन में, किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है, इन दोनों भाई बहन के लिए इनकी बातों से ही पता चलता है कि दोनों सगे हैं और ये लड़की इंडिया के टॉप बिजनेसमैन को नहीं जानती। एकांश, जिया ये मिस्टर जीवन मल्होत्रा है, इंडिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक और मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जीवन और विशाल ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि एकांश ने उसे अपना दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस करवाया है। जिया ये सुनकर, ओह भाई मुझे। फिर जीवन की ओर देखते हुए, सॉरी सर, एक्चुअली मुझे बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो मुझे बिजनेसमैन के बारे में भी नहीं पता। जीवन तो उसके एक्सप्रेशन के नोटिस कर रहा था जो बिल्कुल नॉर्मल थे। वो मन में, मतलब इस लड़की ने मेरा नाम सुनने के बाद भी मुझे नहीं पहचाना, क्या ये हमारी पहली मुलाकात भूल चुकी है? माना कि मुझे याद नहीं था ठीक से, लेकिन इसे तो याद होना चाहिए था ना। जीवन बस एक डेंजर लुक के साथ जिया को देखता है। फिर एकांश, जाओ तुम दोनों कार में बैठो, मैं जरा अपने दोस्त को बाय बोलकर आता हूँ। फिर जीवन अवनी की ओर देखकर, बाय बेटू, मिलते हैं कल। और फिर जिया की तरफ देखकर, बाय मिस अवनी, बाय भैया। जिया बस एक जबरदस्ती की स्माइल करती है और अवनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कार में ले जाती है। उन दोनों के जाने के बाद ही जीवन एकांश से, क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ रहा था? एकांश, हाँ। जीवन, कैसे? एकांश, अब मेरी बहन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकलेगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? जीवन, तुमने बेटू और जिया के सामने मुझे अपना दोस्त क्यों कहा? दुश्मन भी तो कह सकते थे ना, आफ्टर ऑल हम एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन जो है। एकांश उसके थोड़ा करीब जाकर, तो तुम क्या चाहते हो जीजा जी कि मैं अपनी बहन के सामने तुम्हारी इमेज खराब कर दूं क्या? जीवन उसके मुंह से जीजा सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर अपनी मुस्कान आने नहीं देता। फिर वो एकांश से, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हुआ? एकांश, तुम पसंद नहीं उससे प्यार करते हो और मुझे पता है मेरी बहन के लिए तुमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। तुम उसे अपने और मेरे दुश्मनों से हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। जीवन एक तिरछी स्माइल के साथ, और अगर मैं तुम्हारी बहन का फायदा उठाकर चला जाऊं तो? एकांश भी एक डेविल स्माइल के साथ, मुझे पता है तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे और अगर कर भी दिया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जीवन, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, मैं उससे पिछले 5 महीनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था और अब जब वो मुझे मिल चुकी है तो मैं उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। एकांश, इतना भी आसान नहीं है उसे पाना, तुम्हें उसका दिल जीतने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। जीवन, प्यार में हर कोशिश जायज है, अब तो तुम्हारी बहन को अपना बनाना है और तुम मेरी बहन और अपनी बहन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। एकांश, अगर तुम नहीं भी कहोगे तो भी मैं रखूंगा ही, वो दोनों जान है मेरी। जीवन, क्या बात है, लगता है तुम हमारी दुश्मनी भूल चुके हैं। आरके पॉकेट एफएम, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। एकांश, भूला नहीं हूँ, बस इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो रहने देते हैं हम दुश्मनी, ठीक है? जीवन, चुप कर साले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकांश, जीवन के थोड़े मजे लेते हुआ, किसमें दुश्मनी निभाने में? जीवन थोड़ा सा झुंझला कर, अबे नहीं यार, रिश्तेदारी निभाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आज से ये बात अच्छे से जान ले, जिया सिर्फ मेरी है, कोई उसे मुझे दूर नहीं कर सकता। एकांश, मैं करना भी नहीं चाहता तुम्हें उससे दूर। जीवन थोड़ा रिलैक्स होकर, वैसे कल मुझे अपने घर लंच पर तो इनवाइट कर रहे हो ना, वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो मुझे बेटू से अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना। एकांश, हाँ हाँ आ जाना, अपना मुंह उठाकर, अगर मैं मना करूंगा तो कौन सा तुम रुकने वाले हो? जीवन एक तिरछी स्माइल स्मर्क के साथ, ठीक है, अब मेरा होने वाला साला इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहा है तो आ जाऊंगा। ये सुन के तो एकांश की आंखें छोटी हो गई और वो कहता है, चलता हूँ अब।
जीवन एकदम सीरियस और तिरछी स्माइल के साथ कहता है, उन दोनों को घर छोड़ने के बाद जहां तुम जा रहे हो मुझे वहां की लोकेशन सेंड कर देना। एकांश पीछे मुड़कर बस अपनी एक आईब्रो ऊपर करके जीवन को देखने लगता है। तो जीवन बोलता है, अब जिसने मेरी होने वाली वाइफ को चोट पहुंचाने की कोशिश की है उसे थोड़ी सजा तो देना मेरा भी हक बनता है ना। एकांश बस एक डेविल स्माइल के साथ अपना सिर हाँ में हिला देता है। उसके बाद वो जिया और अवनी को घर ड्रॉप करने चला जाता है। इधर विशाल जीवन से, मिस्टर एकांश को कैसे पता चला कि हम उसकी बहन को ढूंढते हैं और वो इतनी आसानी से अपनी बहन की शादी करवाने के लिए कैसे मान गया, वो भी तुम जैसे डेविल से। जीवन, तो तुम कहना क्या चाहते हो, मैं जिया से शादी करने के लायक नहीं हूँ और हमेशा सिंगल ही रहूं? विशाल हड़बड़ाते हुए, अरे नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और एकांश इतनी जल्दी कैसे मान गया? जीवन, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि एकांश करना क्या चाहता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उसकी कही हर एक बात सच्चाई थी। तभी जीवन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। जीवन एक डेविल स्माइल के साथ, चलो किसी को मौत के दर्शन करवा कर आते हैं, कहते हुए जीवन और विशाल कार में बैठ जाते हैं। आखिर क्या है अवनी और जीवन का रिश्ता, क्यों उन्हें अपनेपन का एहसास हुआ, और क्या छुपा रहा है एकांश? किसे मौत के दर्शन करवाने जा रहा है जीवन? प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऑल्सो गिव रिव्यूज टू बी स्टोरी दिल स्माइल। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ आरके पॉकेट एफएम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।